प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले तख्ते लाहौर की जंग उरूज पर, पंजाब में कल क्या होगा, इमरान खान और परवेज इलाही और आसिफ अली जरदारी के दरमियान दिलचस्प मुकाबला जारी। परवेज इलाही किसका साथ देंगे, आने वाला वजीर आला कौन होगा, खैबर पख्तूनख्वा की सियासत क्यों ठंडी पड़ गई, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चौधरियों ने 100 अरब रुपए के फंड्स अपने हलकों के लिए रख लिए, सैलाब से तबाहाल इलाके मुकम्मल नजरअंदाज, तरक्याती फंड्स का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, किस हलके में कितने अरब रुपए दिए गए, एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे विफाकी काबीना का अहम इजलास, वज़रा की तहाइफ रखने की मुखालिफत, साबिक अमरीकी सदर ओबामा को चीफ ऑफ स्टाफ ने तहाइफ लेने से कैसे रोक दिया था, अमरीका में पाकिस्तानी साबिक सफी ने दिलचस्प वाकया सुना दिया, काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, क्लास साहब से इस पे भी कहेंगे कि रोशनी डालें। और क्लास साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सियासतदान इसाक खाकवानी साहब, उनको वेलकम करेंगे शो पे और उनसे ही स्टार्ट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम इसाक साहब। जी वालेकुम सलाम बेबी। अच्छा खाकवानी साहब, जिस तरह से पंजाब की सियासत ट्विस्ट ले रही है और एक बड़ा सूबा है, अहम सूबा है, और इसकी जो सियासी जो हालात है या मामलात हैं उसका पूरे मुल्क की सियासत पे इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है। हम देख रहे हैं काफी अरसे से इसकी पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल नहीं हो रही। क्या नजर आ रहा है आपको, अदम एतमाद होगा, एतमाद का वोट होगा, असम्बलियां तहरील होंगी, होगा क्या? जी मेहरबानी बीबी। असल में ना मैं अपना बेटे के पास अमेरिका आया हूँ पिछले 5-6 हफ्तों से, तो लिहाजा मैं करंट अफेयर्स पे ज्यादा मेरा सूझबूझ नहीं है, मगर मैं पाकिस्तान की जो कुछ भी हालात है मुझे दोस्त अहबाब भेजते रहते हैं, मगर इस सारी चीजों में सिवाय मायूसी के और कोई चीज नजर नहीं आती। लीडरान का रवैया, लीडरान की अपनी मर्जी के मुताबिक, हर लीडर का कि जी मेरी बात सही है बाकी सब की बात गलत है, ये जो एक तासुर सब जगह पूरे पाकिस्तान में और सियासी वर्कर्स में मैसेज जा रहा है, ये मेरे ख्याल में मुल्क की आने वाले हालात इससे ज्यादा और खराब होंगे, क्योंकि लीडर इस वक्त सब मुतनाज़ा हो गए हैं। कोई किसी के ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए जाएं वो उसको लोग मानने के लिए, आधे लोग मानने के लिए तैयार हैं, आधे लोग उसके ऊपर अपना बिल्कुल उसको मानते नहीं है। हालांकि जो न्यूट्रल चंद परसेंटेज होगी पाकिस्तान में, वो उनको तो हर तरफ से ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, उनमें कोई ना कोई सच्चाई तो है ना जरा। ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे के सारे इल्जामात झूठे हों। और बाकी रह गई आज आप पंजाब के हालात पे, तो मैंने सुना है कि स्पीकर शायद ने जो अहकामात दिए जा रहे हैं उनको, या जो उनको गवर्नर लिख रहा है, या उनको जो अपनी पार्टी वाले कह रहे हैं, वो उस अपनी पार्टी के मुताबिक काम करेंगे और वो कानून के ऊपर उनको कोई वो नहीं होगा कि असर कि वो कानून के मुताबिक काम करें। अच्छा, फिर अगर कानून के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो ये मामला चले जाएंगे जज साहबान के पास। वहाँ पर भी बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ पर भी पॉलिटिकल मामलों में जो इंटरप्रिटेशन और जजमेंट्स आती हैं वो भी इस किस्म की नहीं है जो बंदा कहे कि ये एक कानून के मुताबिक और बड़े एक साफ शफाफ तरीके से जजमेंट्स आती हैं। जजमेंट्स में भी थोड़ी न कोई डंडी जरूर लगी हुई होती है, और जो कि मैंने जब एमपीए और एमएनए साहबान ने वोट दिए थे उसकी जो इंटरप्रिटेशन आई थी अपनी पार्टी के खिलाफ जिन्होंने वोट दिए, मेरे ख्याल में वो इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अखलाक को तो छोड़ें कानून के भी खिलाफ थी, मगर उससे कईयों को फायदा हो गया, कईयों को नुकसान हो गया। ये इस वक्त ऐसे मुल्क के हालात हैं कि मैं नहीं समझता कि कोई आदमी यहाँ पर ऐसी बात अपनी पार्टी के मुताबिक मुल्क चल रहा है, कानून और मुल्क की भलाई के लिए काम जो है वो बहुत कम है। अच्छा सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप वहाँ पे अमेरिका गए हुए हैं, बल्कि मैक्सिको में है मेरा ख्याल है इस वक्त,
हमने वहाँ भी आपको ढूंढ निकाला है, वहाँ भी आपको हमने पीछा किया। थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम स्पेयर किया सर। इस वक्त जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है कि वो इमरान खान साहब चाहते हैं कि माई वे और हाई वे इलेक्शन करवाएं, अभी करवाएं, अदरवाइज हम तो कोई बात मानने को तैयार नहीं। जो आपने बात की कि सारी पार्टीज हैं, सब लोग जो हैं अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर रख कर, आपकी क्या ओपिनियन है कि इस वक्त पंजाब में नए इलेक्शन होने चाहिए? इमरान खान साहब की बात में वजन है, या वही वाली बात कि नहीं कि जनरल इलेक्शन जो अगले साल टाइम पे होने वो उस पे होने चाहिए? व्हाट इज योर व्यू सर? मेरा जाती राय है कलासर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पर मेरे से बात की है और मुझे इस काबिल समझा कि मैं क्यों बात करूँ। जी सर, मैं ऑनेस्टली सही आपसे बात करूंगा, दरकिरार इसके किसी के साथ पार्टी का या कोई सियासी ताल्लुक एक अलग चीज है। मैं समझता हूं कि जब आपको 5 साल के लिए किसी ने नामुंतखब किया है, चाहे वो गलत तरीके से मुंतखब हुए, सही तरीके से मुंतखब हुए, एक जनरल इलेक्शन हुआ 2018 का जिसको सारी जमातों ने मान दिया, ये वाहिद देखिए 2013 के ऊपर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, 2018 के इलेक्शन पे एक जगह पर झगड़ा या लड़ाई या उसको मुतनाज़ा नहीं बनाया गया। लिहाजा ये इलेक्शन जो था ये सब जमातों ने माना और उसके मुताबिक 2018 की हुकूमतें बनी। अब वो हुकूमतें अगर किसी के हक में बनी है तो उनको उस वक्त वो कानून और वो इलेक्शन को उन्होंने मान लिया। जब उनको वहां से हटाया गया वो भी कानून के मुताबिक हटाया गया, और वो अगर हटे हैं तो उसके बाद वो नाराजगी जो है और उसकी बाद जो झगड़ा है उसकी कोई सियासी बुनियाद तो हो सकती है, कानूनी बुनियाद कोई नहीं है। कानूनी बुनियाद वही है जो असेंबली के अंदर इस वक्त हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जिस तरीके से पंजाब हुकूमत हटाई गई है अदालत के ऑर्डर पर, वो एक मुतनाज़ा चीज है। मगर वफाक में तो कोई ऐसी बात नहीं है, वहां पर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में लोग कहते हैं फलाने ने मेरे साथ ज्यादती की, फलाने में, वो ज्यादतियां तो लोग करते रहते हैं इलेक्शन होने तक, मगर वो उसका रिजल्ट तो जनाब कोई मुतनाज़ा तो नहीं था। लोगों ने खड़े होकर आपको और मेरे खिलाफ कब वोट दिया, अब उसको मानना चाहिए। ये कहना कि जी अब चूंकि मैं वहां से हट गया हूं तो इलेक्शन नहीं होना, दोबारा कराया जाए, तो अभी 1 साल से ज्यादा, 1 साल के मतलब थोड़ा सा कम मियाद रहती है, इसको गुजर जाने दे। आपका एक मुल्क में अगर वोट बैंक बढ़ गया है, अल्लाह ताला ने आपको ये फिर तौफीक दी है कि लोग आपके साथ खड़े हैं, तो उसको चलने दे। और तो वो अब अगर वो नहीं कराना चाहते और वो कानूनी उनकी एक जवाज भी है, उनके पास असेंबली में आदमी भी है, जिस तरह आपके पास पंजाब में आदमी है, जिस तरह आपके पास इमरान खान साहब के पास फ्रंटियर में आदमी है, वो सही है, और अगर किसी और के पास नेशनल असेंबली में आदमी है तो वो गलत है। ये चीज मेरे ख्याल में अखलाकन कानूनन ये बिल्कुल खान साहब, आपने अभी कहा कि 2018 का इलेक्शन बिल्कुल गैर मुतनाज़ा था, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई झगड़ा कोई कुछ नहीं हुआ। इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर सर कि जरदारी साहब ने कहा था ये आरओ के इलेक्शंस हैं, उन्होंने मतलब ये था कि उन्होंने पीटीआई को जितवाया है, जो रेजिडेंट वो होते थे वहाँ ऑफिसर्स थे, उन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया था। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जिस पर इमरान खान साहब ने बात नहीं समझी थी, उन्होंने भी डेस्क बजाया था कौमी असम्बली में। फिर वो नवाज लीग कहती आरटीएस वगैरह है वो बिठा दिया गया था, बिठा के इमरान खान साहब को जितवाया गया। उस पर तो बड़ा हंगामा हुआ था, आपको याद होगा पहले दिन जो वहाँ पे उसका इजलास था, जो इमरान खान साहब को उन्होंने तकरीर नहीं करने दी थी वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, जिस पर इमरान खान साहब आज तक नाराज हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया अपोजिशन ने। तो मुतनाज़ा तो थे, उस वक्त भी अपोजिशन नहीं मान रही थी। करासा था, मैं मुतनाज़ा उसको समझता हूँ कि ये सियासी मुतनाज़ा होना और चीज है और इसके ऊपर झगड़ा करना और चीज है जी। और जो वहां पर बात हुई, पीपल पार्टी को 58 या 59 MNAs उनके जीते जो नेशनल असेंबली में आए, तो वो 59 आउट ऑफ 60 सम उनका शायद है, उनका मुझे अब एग्जैक्ट नंबर नहीं याद कि सिंध असेंबली में कितने आदमी हैं, तो वो सिंध के MNAs कितने हैं, उसमें से 59 उनके हैं। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता था, थोड़े शायद बढ़ जाते 2-4 बदले, मगर उस इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि 4 साल हुकूमत चलती रही, पौने 4 साल। अब पौने 4 साल में लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, तो लोगों के MNA
अपने MNAs के साथ जो कुछ हुआ है, लोग कहते हैं जी फलाने ने पैसे लिए। हर कोई एक दूसरे पे ऐसे ऐसे इल्जामात लगाते हैं कि जिनकी ना कोई बुनियाद होती है ना कोई चीज होती है। जब आपके खिलाफ एक आदमी खड़ा होकर कहता है जी मैं पार्टी का MNA हूं, मगर मैं आपको पसंद इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मेरे साथ आप ज्यादती करते हैं, मेरे साथ आप मिलते नहीं हैं, मेरे साथ आप मेरे हल्के के काम नहीं हो रहे, तो उनकी नाराजगियां अगर इकट्ठी हुई हैं पौने 4 साल में, 4.5 साल के करीब, तो वो फिर उसमें पार्टी का और जो इक़्तिदार में लोग हैं उनका भी तो कसूर होगा ना जनाब, कुछ ना कुछ। तो ये चीजें अब पंजाब असेंबली आपके साथ है इस वक्त, तो आप पंजाब के 2018 में आपकी इमदाद की गई, तो यहाँ 6 वोट आपके कम थे और चले वो उन्होंने कहा जी वो दोस्तों ने उन्होंने मिल के आपके हुकूमत बनवा दी। मुझे तो यहाँ तक भी पता है कि जब पंजाब की हुकूमत नहीं बन रही थी PTI से, तो PTI के लीडरान ने कहा कि अगर पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं बनती तो फिर हम वफाक की हुकूमत भी नहीं लेंगे। अच्छा, क्यों कि फिर तो मैं, हाँ उन्होंने खुद कहा, ये इनको कहे ना ईमानदारी से कसम उठाकर ये कहे कि इन्होंने कहा था ये नहीं था, मैं इसका प्रिव्यू हूँ। ये इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत हमें नहीं मिलती पंजाब की तो हम वफाक की हुकूमत नहीं लेंगे। अगर मैंने वफाक के अंदर वजारत उज़्मा ले ली तो मैं तो सिर्फ इस्लामाबाद का वजीर आज़म हूँगा, न मेरे पास सिंध होगा, न मेरे पास कराची अपना लाहौर होगा, तो फिर मैं किस चीज का वजीर आज़म। तो फिर दोस्त यारों ने इमदाद करके 6 सीटें। ये वैसे दोस्त यार कौन थे खकवानी साहब? ये इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं लोगों को पाकिस्तान की जितने भी इलेक्शन हुए हैं 70 के बाद सर, उनमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का हर इलेक्शन में किरदार रहा है। लोग सब इलेक्शन में जाने से पहले, जाने के दौरान, जाने के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों की मिन्नत करते हैं तमाम लीडर। अच्छा, पाकिस्तान के जितने लीडर आए हैं 77 से अपना ये इमरान खान साहब भी करते हैं, वो तो नहीं मानते। इमरान खान साहब तो खुद को बहुत, देखिए बात सुने साहब, मेहरबानी करके मैं आपको जब एक दफा कह रहा हूँ, कसम हल्फन मेरे सामने बैठ जाए, अगर ये मैं कुरान पे हाथ रख देता हूँ, ये भी कुरान पे हाथ रख दे, क्योंकि ये तो 5 साल हो गए ना, मैं तो एक आम गुनाहगार लोगों में हूँ। मैं तो कभी नहीं कहा कि मैं रियासत मदीना का सरपरस्त हूँ, मैं तो कभी नहीं कहा कि मैं नेक पाक आदमी हूँ। आप मुझे जानते भी हैं, लोग भी मुझे जानते हैं, मेरे इलाके के लोग भी मुझे जानते हैं। मैं इस किस्म के फजूल किस्म के दावे कभी न किए। मैं एक गुनाहगार आदमी हूँ, मगर मैं अपने औलाद की कसम उठा के कहता हूँ कि इन्होंने ये कहा। अच्छा। मैं अपने कुरान शरीफ रख ले, मैं इनके सामने कहता हूँ कि इन्होंने ये कहा कि अगर मुझे हुकूमत नहीं मिलती पंजाब की तो मैं इस हुकूमत को लेने से कासिर हूँ, मैं नहीं लूंगा। फिर सारे दोस्तों ने अपना इंटेलिजेंस एजेंसी ने मिन्नतें की लोगों की, और उन्होंने फिर जो भी उनके हरबे इस्तेमाल करते हैं मिन्नत समाजत के, उन्होंने किए और पंजाब की हुकूमत मिल गई। अच्छा, वो चीज सही थी। आज हुकूमत इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की कि अगर आपने वोट दिया है पार्टी के खिलाफ तो आपकी सीट भी गई और आपका वोट भी काउंट नहीं होगा। ये कभी 2 जगहों पर कभी आज तक दुनिया में किसी ने ये 2 सजाएं दी है किसी, और ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। ये कहते हैं कि जी अगर आपने वोट दे दिया है अपनी मर्जी के खिलाफ, अपना पार्टी की मर्जी के खिलाफ, तो आपको लीडर से इख्तलाफ है तो आप उसकी सीट छोड़ दें। वो कहेगा जो यहाँ मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं वापस जाता हूँ लोगों में, मैं वहां जाके इलेक्शन लड़ता हूँ। सिंपल सी बात है, इसके अंदर कौन सा मतलब जबरदस्त किस्म की कोई अपना कानूनी राय लेनी है। उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दी कि वोट भी काउंट नहीं होगा। आप बताएं ना, ये जज साहब ने जब ये अदालती फैसला किया तो इसका किसको फायदा हुआ? वो फायदा भी फिर ठीक है, वो चूंकि किसी को एक बंदे को हो रहा है तो वो मान गए और उन्होंने हुकूमतें मिल गई उनको। आज वो कहते वो भी फिर अगर हुकूमत चल भी रही है पंजाब में उनकी, और फिर भी कहते नहीं यहाँ हुकूमत नहीं चलने देंगे, इलेक्शन दोबारा करा। अच्छा, आपकी बातों से लगता है सर, ये खकवानी साहब बड़ी आपने तफसील से मैं आपको जानता हूँ ज़ाती तौर पर, 20 साल से तल्लुक़ है आपसे सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आपकी बातों में यकीन है मुझे। आपने कभी मुझे 20 सालों में कोई एक वाक़या भी नज़र नहीं आया तो आपने कभी कोई गलत, मतलब एक होता ना, मतलब गलत बयानी करना। मैं इस आई कैन वाउच फॉर यू, मैं ये TV पे इस बात की मैं
ये कह सकता हूँ मैं सारी बातें। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ फिर इसका मतलब चौधरी परवेज अली साहब ने पिछले दिन इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा जनरल फैज़ जो है ना, उन्होंने आके हमें बताया था कि ये उस्मान बुज़दार साहब ही ये आपके वो होंगे, वज़ीर आला होंगे, और उन्होंने जनरल फैज़ पे भी खासी बातें की, आप तक यकीनन आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। तो फिर तो वो ठीक बातें कह रहे थे कि सारा कुछ मैनेज और सारी चीज़ें ये करके दी जा रही थी। ये बस जो कुछ वो कह रहे होंगे ये उनकी इत्तला है। मैं तो जो कुछ मेरे पास है मैंने तो वो अर्ज कर दिए। मैं परवेज इलाही का वकील तो नहीं हूं कि जी परवेज इलाही साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अगर उन्होंने कहा तो लेट पीपल बी द जज ऑफ इट। जो लोग जानते हैं, आप उनको जानते हैं, उनका एक दायरा अहबाब है। उन्होंने कहा कि मुझे तो अपना जनरल फैज ने अपना क्या नाम है उसका, उस्मान बुज़दार नहीं उस्मान बुज़दार नहीं, इसको नैब वालों को कहा कि इसको गिरफ्तार करो परवेज इलाही को। तो उसको फिर क्या उनके मुताबिक हमारे पे बाजा साहब ने एहसान किया कि और हमारे साथ उनको मना किया कि भाई तुम ये किस किस्म की बातें कर रहे हो। तो फिर उन्होंने उससे रिलीफ दिलाया। अब ये सारी चीजें अब वो कह रहे हैं, हो सकता है सही कह रहे होंगे। मैं तो आपको अर्ज कर रहा हूँ जो लोग कहते हैं उनका मेरी जात में जो इंटरप्रिटेशन है वो मैंने आपको बताई है। आप लोग उसको माने ना माने, उनका हक बनता है कि लोग आते हैं टीवी पे बात करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। कई लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह देते हैं उनकी अपनी एक सर लास्ट सर क्वेश्चन, खकवानी साहब आपने बड़ी मेहरबानी की, हालांकि वहाँ पे इस वक्त जहाँ जिस इलाके में अभी वहाँ पे थोड़ी देर पहले ही आप जा गए हैं तो हमने आपको पकड़ लिया सर, वेरी काइंड सर। लास्टली सर आपको लगता है कि यानी लाइटर नोट या उस्मान बुज़दार साहब की बद दुआ तो नहीं, पलूता तो नहीं लग गया ये सारे को हटाए ने, तो वो तो बात तक कहीं भी हुकूमत नहीं बनी सर जनरल उस्मान बुज़दार को हटाए हुए मार्च अप्रैल ये पलूता तो नहीं लगा सर? मैं अर्ज करा तुम सही आदे पे हो कि कहीं पलूता लगता कहीं नेक आदमी का मेरे जो तुआरे जो बंदे थे पलूते कहीं को नहीं लगते। चलो ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, साहब खकवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे खुसूसी तौर पे जो पंजाब के मामलात हैं उन पर। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे वफाकी काबीना इजलास की जो अंदरूनी कहानी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी क्लास साहब से कहेंगे कि वो हमें बताए। और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब बात करेंगे कैबिनेट की इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कैबिनेट की आपको पता है हम कोशिश करते रहते हैं कि कोई ना कोई एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं जहाँ पे पूरा इतना पॉलिटिकली मैस मचा हुआ है। स्पेशली पंजाब जो है वो बुज़दार साहब के जाने के बाद स्टेबल नहीं हुआ, जैसे तैसे थे वो चला रहे थे। तो लगता तो ये है कि उनका बद दुआ लग गया, सबको भुगत रहे हैं सारे, कोई उसके बाद कोई बैठा नहीं है, स्टेबल नहीं हुआ। ये देखें अप्रैल मई से जब से वो हटे हैं ना, जिन जिन लोगों ने हटाया इनको कोई रहा नहीं अपनी सीट पे। उसके बाद इमरान खान साहब भी नहीं रहे, उस वक्त परवेज अली साहब, खैर बाद में वो वज़ीर आला बन के गवर्नर से उस वक्त सरवर साहब, और लंबी डिटेल है। तो लिहाजा वो सारे का सारा मामला जो ना फंसा हुआ है पंजाब में। देखते हैं वहाँ पे महाभारत लड़ी जा रही है। हाँ। तो उसका क्या नतीजा निकलते हैं वो कल हम उसको फॉलो अप करेंगे। आज जो बड़ी खबर थी वो कैबिनेट का इजलास था। अच्छा। गुड थिंग इज जो हमें उस वक्त इमरान खान साहब को भी अप्रिशिएट करते थे कि रेगुलर मीटिंग्स होती थी कैबिनेट की। अब भी हम कहते हैं कि मीटिंग जो है रेगुलर हो रही है, और जो अच्छी चीज़ है जो हम समझते हैं कि होनी चाहिए, बिल्कुल वो इमरान खान साहब के दौर में बड़ी रेगुलर हुई, और उस वक्त यूसुफ गिलानी के दौर में बड़ी रेगुलर इस तरह होती थी। अगर तो थोड़ा वक्फा होता था 15-20 दिन पड़ जाते थे, लेकिन इनकी ज़्यादा रेगुलर थी इमरान खान साहब की। अब हम देख रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये भी रेगुलर मीटिंग्स कर रही है। तो आज की जो बाकी दो बड़े एजेंडे थे जो आज मीटिंग में वहाँ पर जो मुझे कुछ ज़राए से बात हुई है, एक एनर्जी के हवाले से था कि इनकी एनर्जी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अगरचे कुछ वो चाह रहे थे कि टाइमिंग जो है ना इसकी कम कर दी जाए, ये जहाँ पे दुकानें या बिजनेसेस की है ना इसको कम किया जाए। उनका यह ख्याल है कि इस तरह बिलियंस ऑफ रुपीज़ एनर्जी हम बचा सकते हैं। अच्छा। लोग सुबह उठें, जल्दी उठें, जाएं, जिन्होंने शॉपिंग अपनी खरीदारी करनी दिन के टाइम करें, नेचुरल रोशनी उसको इस्तेमाल करें। हम आपको पता है खित्ते के लोग हैं, हम तो फिर अपनी मर्जी, हमारा DNA है, आराम से 2-3 बजे तो हम उठते हैं नींद से। उसके बाद हमारी शाम को तो फिर हमारी चाल ढाल शुरू होती है, बाजारों में जाना रात को 12-1-2 बजे तक चलते रहते हैं। हाँ। उससे आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस हो रहा है इस वक्त। पाकिस्तान जो $50 बिलियन के करीब, उस वक्त आपने
सुना था वो सलीम मांडवी वाला साहब ने बताया, इंपोर्ट बिल है हमारा, मतलब हम बिजली पैदा करने के लिए फर्नेस ऑयल है, या इसके अलावा आप LNG मंगवा रहे हैं, गैस मंगवा रहे हैं, पेट्रोल डीजल वलहदा, तो आपका इतना बड़ा बिल है, तो उसको कंट्रोल करने के लोग कहते हैं इसके टाइमिंग जो है ना वो कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, 8 बजे तक वो बताया जा रहा है। उस पर कुछ वजीरों का इख्तलाफ था, क्योंकि हर किसी को वोट चाहिए ना, मसला ये भी तो है ना। अपनी देखता है कि ताजरों का वोट है, हमारे यहाँ पे एक अर्बन कंस्टिट्यूंसी है, रूलर नहीं है, तो लोग तो हमें ताजर वोट नहीं देंगे, देखेंगे आपने हमारा कारोबार बंद करवा दिया है। तो वो उस पर बड़ी डिबेट हुई, जो मेन वो था फैसला करने में। उसके साथ जो बड़ी एक और बड़ा एजेंडा था वहाँ पे, वो था इमरान खान साहब के जो तहफ़ का है, ये कैबिनेट के उस पे एजेंडे पे था। तो ये अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, जो इनके मिनिस्टर हैं या एडवाइज़र, इनके एडवाइज़र लगे इनके ये हो गए अपने शहबाज शरीफ साहब के, वो लाहौर में थे, तो उन्होंने लाहौर पे जो मेरे ज़रा कह रहे हैं जूम से उन्होंने ब्रीफिंग दी है। अब देखें टेक्नोलॉजी कैसे बदल गई है, हाउ इट हैज़ चेंज्ड। जूम, यस, कैबिनेट को उन्होंने जूम पे ब्रीफिंग दी है, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के तहफ़ की सारी डिटेल जो है ना, उन्होंने कैबिनेट के सामने उन्होंने ग्राफ्स बनाए, उन्होंने स्लाइड्स बनाई, उन्होंने सारा डाटा जो भी था सारी चीज़ें पेश की। इससे ये भी साबित होता है इस ब्रीफिंग से, और भी बड़े सीनियर मिनिस्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, कि सारा ये शोबा जो है ना, ये सारे का सारा मामला इमरान खान साहब और उनके तहफ़ वाला, ये वो हैंडल कर रहे हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब हैंडल कर रहे हैं। इससे ये भी बात साबित होती है, जो नई चीज़ मुझे पता चले। पहले हम देख रहे थे कि दीगर लोग भी बात कर रहे थे, जैसे मरियम औरंगजेब साहब करते थे दीगर, अब ये पता चला नहीं, अताउल्लाह तारड़ साहब देख रहे हैं। तो तारड़ साहब ने वहाँ पे बताया, उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई, उनकी पिक्चर्स भी दिखाई कि जो तहफ़ थे, तोहफे थे, कौन किसका था। एक तोहफे का तो बताया गया कि $15 मिलियन के करीब की उसकी वर्थ थी, तकरीबन $15 लाख को आप देख लें कितने बनते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, महंगी, मतलब ब्रांडेड सारा कुछ। तो फिर उसका बताया गया कैसे इवेल्युएशन कराएगी, किस तरीके से इसमें कितने पैसे जमा हुए एट थ्रो अवे ये प्राइसेस पे, तो सब कुछ उन्होंने बताया। वो खैर मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट, को उसमें आपको राज नहीं रहा। जो उसमें इंटरेस्टिंग डिबेट हुई है वो ये डिबेट हुई है कि अब इनका करना क्या है। सही, ये तोहफे हमें तहफ़ मिलते हैं, क्या करना है। तो वहाँ पे जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि डिबेट थी कि उसमें अक्सरियती वज़ीरों का ख्याल था। शहरी रहमान साहबा का ये बताया जा रहा है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ अपने ज़ाती वाक़यात भी सुनाए। जब वो आपको याद होगा 2011-12 में मेरा ख्याल है एम्बेसडर लगी थी वहाँ पे जाके उधर USA में पीपल्स पार्टी के दौर में, तो उनके जो इंटरेक्शन वहाँ पे हुए थे, वहाँ के ये वाइट हाउस के ऑक्यूपेंट से, जो सदर ओबामा से गिफ्ट्स के हवाले से उन्होंने कुछ वो चीज़ें भी कोर्ट की कैबिनेट के साथ कोई वाकई ज़ाती वाक़यात भी बताए, वो मैं आपको बताता हूँ उसमें अगली इसमें। लेकिन जो मेन चीज़ उन्होंने की मेरा ये ख्याल है कि कैबिनेट को हमें ये अप्रूवल देनी चाहिए कि मैक्सिमम आपको अगर कोई $250 तक का कोई गिफ्ट मिल रहा है किसी को, तो चलो रिटेन करने दें। $250 का मतलब कितना बनेगा आपका, मतलब 25 कोई 60-70 हज़ार रुपए के करीब होगा। वो चले कोई मिनिस्टर या MNA या जो भी वज़ीर आज़म रख सकता है, तो किसी ने कहा नहीं $100 का करें आप, इसको $100 की अमाउंट के बराबर हो। तो देन इन्होंने कहा, ये शहरी रहमान साहब ने, उन्होंने कहा छोड़ें जी, $100-250 की डिबेट में ही ना पड़ें आप, क्यों इस आप ये चक्कर में पड़ना चाहते हैं, आप क्यों रिटेन करना चाहते, रखें ही ना। आप इस पूरे रोले से, इस तमाशे से बाहर निकलें। लोगों का ट्रस्ट हमारा डेफिसिट हो चुका है। आप सीधा जो भी तहफ़ आपको मिल रहे हैं आप रिटेन मत करें, मत रखें अपने पास। इवेल्युएशन के चक्कर में ना जाएं, फिर जैली रसीदें बनाएं, जैली बिल बनवाएं, तो जैली उसकी प्राइसेस लगवाएं, मतलब करोड़ों उसके रुपए का तोहफा है तो उसकी पहले कीमत कम करवाएं। पूरा ड्रामा करने के बाद झूठ बोलें, लाइज बोलें, चीटिंग करें, पूरा प्रोसेस, पूरा अमला शामिल हो जाता है। स्कैंडल आते हैं, बदनाम होते। बेहतर ये है कि वो ना होसी ढोला ना पोसी रोला हमारी साइड पे कोई कहते हैं, ना होगा ये तहफ़ रखेंगे तो ना हमारे गले में रोला पड़ेंगे। सो बेहतर ये है आप इस तरह का लॉ बना दें कि कोई रिटेन ही ना कर सके इसको। ये उन्होंने तजवीज़, जिस पे बहुत सारे वज़ीरों ने इत्तफाक किया कि ये बात इस पर ठीक है, इसी तरह ही होना चाहिए। बाकी उन्होंने ज़ाती वाक़यात बताया कि दुनिया भर में तहफ़ के बाकी जो प्रेसिडेंट हैं, हेड्स ऑफ स्टेट हैं, उनको कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जब मैं गई थी, ये कैबिनेट में उन्होंने बताया, ये ज़रा से कोई बात हुई, उन्होंने कहा जब मैं गई थी वहाँ पे और अपने क्रेडेंशियल्स पेश करने के लिए एज एम्बेसडर में मिली, उससे सदर ओबामा थे उस वक्त, तो इनके साथ इनकी बेटी भी थी, इनकी शहरी रहमान साहब की फैमिली थी पूरी। तो उन्होंने जनाब इनकी बेटी के बारे में पहले से पता होता है उनको, तो उन्होंने ये पता चला ओबामा साहब को कि इनकी बेटी जो है वो अगर आर्टिस्ट है, पेंटर है, तो ओबामा बड़े खुश हुए। अच्छा, वहाँ तो आर्ट कल्चर इन चीज़ों को बड़ा किया, हमारे यहाँ इसको बेकार चीज़ समझा जाता है ना। तो उन्होंने इनकी बेटी को कहा, इसको शहरी रहमान साहबा की, कि आप मुझे ना पेंटिंग बना के दें, मुझे गिफ्ट करें, पेंटिंग गिफ्ट करें। अगेन ही मे बी सेइंग कि चले लाइटर नोट पे बच्ची साथ है तो चलो एक एनवायरमेंट माहौल को जरा थोड़ा लाइट किया जाए, जैसे होता है। कहते हैं हालांकि बात इस मोड में हो रही थी कि आपने मुझे गिफ्ट करनी है, उनका चीफ ऑफ स्टाफ साथ खड़ा था, अच्छा, प्रेसिडेंट का। उन्होंने बड़ी सख्ती से, संजीदगी से मना किया प्रेसिडेंट को कि नो सर, आप नहीं ले सकते,
तोहफा नहीं ले सकते इनसे। अच्छा, या आपकी उसमें रेंज से बाहर है, मतलब है कोई उस पे चीजों से। तो उन्होंने कहा नहीं यार, के उन्होंने थोड़ा सा इसरार किया, फिर किया। हाँ। तो चीफ ऑफ स्टाफ ने फिर मना किया। उसने कहा सर नहीं, मतलब उसने इसको लाइटर नोट पे भी नहीं लिया कि ये ना हो कि सदर साहब समझेंगे चले जी लाइटर नोट पे तो पेंटिंग दे दें सपोजली। तो उन्होंने बताया कि वहां पे इतने सख्त लाज हैं, कानून हैं कि अगर सदर ओबामा ने भी मेरी बेटी को कहा कि मुझे बेटा आपने कोई पेंटिंग देनी है, गिफ्ट करनी है, तो उसके चीफ ऑफ स्टाफ जो साथ खड़ा था, मैं कि यहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ को जरूरत है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जरूरत है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कह सके कि सर जी यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये करते हैं कि उसको कह देते हैं कि ये बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल, क्लासिफाइड डिटेल्स है और ये पब्लिक नहीं हो सकती, पब्लिक भी नहीं हो सकती, और आप अपने घर रिस्क है और अपने घर ले जाइए। ये हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जो है, मिलिट्री सेक्रेटरी भी उसमें शामिल होते हैं, वो एडवाइस कर रहे होते हैं ना। आप जरा देख लें जो तोहफ भेजाए थे, वो जो ऑडियो लीक आई थी जिसमें बुशरा साहबा की, जिसमें वो कह रहा था कि मिलिट्री सेक्रेटरी जो है उन्होंने भिजवाए हैं तहफ, वो आपने ऑडियो लीक सुनी होगी। बिल्कुल। तो हमारे तो मिलिट्री सेक्रेटरी हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूँ, ये तो बकायदा प्राइम मिनिस्टर को हेल्प कर रहे होते हैं कि सर जी थब्बा मारो तो इस तरह इसको लें और इसको घर ले जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो वहां पे असूल देखे, कौमें ऐसी अजीम नहीं बनती जो आप हमें अजीम बनवा रहे थे ना, वो जो उसमें कहते हैं या अजीम बनने के लिए बड़े बड़े अजीम लोग भी चाहिए होते हैं, सिस्टम नहीं होते, बंदे होते हैं। ये सिस्टम वाले, ये जो ट्रक की बत्ती होती है, लंबी बहस है, ये बंदे होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं। सिस्टम को इसका कमरे का नाम तो नहीं होता ना, वहां जो लोग खड़े होते हैं, लोग ऑपरेट करते हैं, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ऑनेस्टी, उनका कैरेक्टर, जो अब उसने कह दिया ना, अभी सिस्टम नहीं था, ठीक है लिखा होगा उसमें कानून में, लेकिन अमल किसने करवाया? बंदे ने। चीफ ऑफ स्टाफ जो साथ खड़ा था, पूरी उसने वहां पे सेरेमनी में कह दिया प्रेसिडेंट को बिफोर मेनी पीपल कि नो सर, ठीक है, मतलब बच्चे के साथ आप लाइटर मूड में भी नहीं कह सकते कि मुझे पेंटिंग गिफ्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे बात खुले खाओ तो मजे करो। ठीक है क्लास साहब, ये डिटेल्स आपने हमें बताई और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ सबीउल हसनैन मौजूद होंगे। तरक्याती फंड्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, इसकी क्या डिटेल्स हैं सबीउल हसनैन से जानेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ₹2 के फंड्स अपने हलकों में लगाए जाने का जिसमें इंकशाफ हुआ है, इसकी डिटेल्स क्या है? देखिए, पंजाब में मुमकिन इंतखाबात से कबल एक बहुत ही अहम दरख्वास्त एडवोकेट मियां दाऊद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और तरक्याती फंड्स की मुबैना तौर पर गैर आईनी मंजूरी को जो है तो चैलेंज किया है और साथ ही ये सदा की है कि इन फंड्स के जरिए जो करप्शन हो रही है उसकी भी तहकीकात की जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि पंजाब हुकूमत ने 100 अरब से ज्यादा के तरक्याती फंड्स गुजरात डिवीजन को मुंतकिल किए और इनका फायदा जो है वो चौधरी परवेज इलाही वजीर आला जो है उनको और उनके खानदान के जो हल्के हैं उनको हो रहा है। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी कहा है कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने पहले अपने जिले को डिवीजन का दर्जा दिया और फिर 100 अरब रुपए से जायद के तरक्याती मंसूबों के लिए इसे जो है तो मुख्तस किया। 70% जो है वो वजीर आला परवेज इलाही और उनके खानदान के हल्के के लिए है और इसमें मोनिस इलाही, हुसैन इलाही, वजात हुसैन भी बेनिफिशरीज में शामिल हैं, जबकि मंडी बहाउद्दीन के जो MPs हैं साजिद भट्टी उनको भी इससे फायदा होगा। दरख्वास्त में कहा गया कि तरक्याती कामों के टेंडर रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि साजिद भट्टी जो MP है उनके हल्के को 15 अरब रुपए से जायद के फंड दिए गए। इसके अलावा तकरीबन 45 अरब रुपए की 113 स्कीमें हैं और मंडी बहाउद्दीन की 116 स्कीमों की मंजूरी दी गई। 116 स्कीमों में से ज्यादातर MPs साजिद भट्टी के हल्के को मंसूबे जो है तो उनके लिए तकरीबन इतने ही 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए और इनका बजट जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट से मंजूर हुआ। दरख्वास्त ये भी कहना था कि सैलाब से मुतासरा डेरा गाजी खान और बखर का जो बजट है उसमें कटौती की गई और बहावलनगर और खुशाब के इजला का बजट भी कम किया गया। नहीं, आप ये कह रहे हैं, चले हम इसके बिल्कुल मिलना चाहिए गुजरात को, हाफजाबाद को, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल, सियालकोट, इन तमाम इलाकों को मिलना चाहिए, हर किसी को पैसे मिलने चाहिए, वहाँ भी इंसान बसते हैं, फेयर इनफ। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं वो तो बड़ी डेंजरस है, ज़्यादा ख़तरनाक है कि वहाँ चकवाल, खुशाब, डेरा गाजी खान या आपके उधर बखर, इधर लिया, इन इलाकों के फंड जो थे उनको कट करके इधर पैसे डिवाइड कर दिए गए हैं अपने अपने डिवीजन के लिए। इन्होंने मतलब जो मैं डिटेल देख रहा हूँ जो पटिशन के 100 बिलियन रुपीज़ यहाँ से इस तरह पूरा किया गया है। और उन इलाकों का क्या कसूर है? वो पसमानदा हैं सबसे ज़्यादा, या वहाँ के हमारे जो MNA MPs हैं कोई आवाज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो मैं देख रहा हूँ डिटेल, ये तो 6-7 लोग हैं जिनको 100 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा दिया गया है। मेरा क्या हार्डली 5 या 6 लोग हैं जो मैं उसकी लिस्ट देख रहा हूँ सर। बिल्कुल, दरख्वास्त में कहा गया है कि जो हालिया
सैलाब आया है और इससे जो पंजाब के और बिलखसूस साउथ पंजाब के इलाके मुतासिर हुए हैं, चाहिए तो ये था कि उनकी बहाली का काम किया जाता, लेकिन वजीर आला परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद ये स्कीमें अप्रूव की गई और ये स्कीमें उन स्कीमों से मुख्तलिफ है जो पहले 164 अप्रूव की गई थी। इसके अलावा ये भी कहा है कि ये जो जिस अंदाज में ये फंड्स का जो मामला चलाया गया है, स्कीमों का मामला चलाया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के 2014 में एक फैसला था, उसकी भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि तरक्याती फंड्स के असेंबली मंजूरी के बगैर इसका इजरा जो है तो वो नहीं किया जा सकता। अवाम के टैक्सों के अरबों रुपए की करप्शन जो है, मतलब एक जगह यहाँ लिखा हुआ है, मैं उसको ये पटिशन जो वहाँ पर सबमिट की गई है कि बाज कहते हैं कि ये यहाँ फर्जी ठेकेदारों को जहर कर जहर के फर्जी ठेकेदार जहर किए गए हैं, फिर वजीर आला के ऑफिस में बैठ के उसमें फर्जी तरक्याती स्कीमें बन रही हैं, फिर ऑलरेडी जो सड़कें मौजूद हैं उनकी तोड़ फोड़ के लिए अपने मनपसंद ठेकेदार हैं, और जैसे आपने कहा फंड्स में 70% तो परवेज इलाही साहब और उनके खानदान के लोगों को पैसा किया है। जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में गई है उसमें परवेज इलाही, मुनिस इलाही, हुसैन इलाही, उसके वजाहत हुसैन और इस वक्त इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उनके रिश्तेदार उस साजिद भट्टी साहब का कहा कि 15 बिलियन रुपीस के हैं। इट्स ए मेगा, मतलब ये है कि उन इलाकों के डेरा गाजी खां हो, बखर, लिया या खुशाब और आपका चकवाल जो हैं सबको दे। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल दें, पैसे दें, लेकिन किसी का हक मार के दूसरे को देना इतनी बड़ी अमाउंट आप कैसे इतनी जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो ठीक है, बिल्कुल इट्स ए डिस्टर्बिंग स्टोरी, वी विल कंटिन्यू टू फॉलो इट। जी बिल्कुल, इसको फॉलो करेंगे। क्लास इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, सबील हसनैन हमें डिटेल्स दे रहे थे और प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।